हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको ऑब्जेक्टिव विज्ञान से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई बने हैं उनमें से कुछ चुनिंदे प्रश्न को लेकर आए हैं। लगभग 40 के प्रश्न हैं और इन 40 प्रश्न को आपको याद करना है और समझना है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, वह दर्पण जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कौन सा दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल और उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल और उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यह उत्तल दर्पण क्यों नहीं होगा और समतल दर्पण क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों दर्पण जो होते हैं किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और उसकी जो वक्रता त्रिज्या जो होती है उसमें क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। यानी एफ बराबर कितना होता है, r/2। r/2 होता है। अगर r का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f। आप देख सकते हैं कहाँ ऑप्शन में 2f है, तो r बराबर 2f हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी r बराबर 2f होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होती है वो r बराबर 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है। इस बात को आप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। आपको देख करके बताना है कि कौन से ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। ऑप्शन है जल, कांच, मिट्टी, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। यानी आँख के कौन सा भाग है कि जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बनता है। ऑप्शन है कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दृष्टि पटल दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए दोनों को हमने लिख दिया है। रेटिना इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसे पहले हटा देते हैं। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। यहाँ प्रतिरोधकता पूछा है, जिसको हम क्या किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं। आप इस बात को जानते होंगे। ऑप्शन है ओम, एम्पियर, ओम मीटर, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। अब ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, और वोल्ट जो है विभवांतर यानी विभव का एसआई मात्रक होता है। आपको इस बात को भी याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। इस बात को भी याद रखना है, मात्रक इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है निर्भर करता है। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, इसे ओम कहते हैं। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर, और उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है किसी चालक का प्रतिरोध।
यानी किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी, और चालक की प्रकृति जो होती है उस पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कह रहे घरेलू परिपथ में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, जिसे HZ से सूचित किया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे कि आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक हर्ज होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि घरेलू परिपथ में आपूर्ति जो विद्युत धारा की जाती है उसकी आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन है 50 हर्ज, 110 हर्ज और 220 हर्ज, 440 हर्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ज होती है घरेलू परिपथ में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ज के बराबर होती है। इस बात को याद रखेंगे। अगर वोल्ट में पूछे तो 220 वोल्ट जो होती है इसके बराबर होती है विभव के। घरेलू परिपथ में उपयोग की जाने वाली विद्युत धारा की जो विभव होती है 220 वोल्ट होती है, और आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ज होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, करे डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे, डायनेमो से जिस प्रकार की जो धारा प्राप्त होती है उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी लघु पतन की जब स्थिति आती है तो उस समय विद्युत धारा जो होती है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बहुत कम होता है, अपरिवर्तित रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय किसी परिपथ में विद्युत धारा के मान जो होता है बहुत अधिक जो होता है, अपार मात्रा में जो होता है बढ़ जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहते हैं यानी जहाँ क्या होता है कि बराबर के दोनों तरफ जो परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या है समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है H2Cl2 HCl दिया है, तो यहाँ 2 गो H2 है यानी H है और 2 गो Cl है। यहाँ एक है यानी एगो H है एगो Cl है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, सब संतुलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि H2 लिखेंगे और प्लस Cl2 लिख देंगे और बराबर में लिखेंगे हम 2HCl लिखेंगे, तभी ये जा करके संतुलित हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। ऑप्शन है ए Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Fe लोहा और Zn जो है जिंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Zn जिंक, जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि किस ब्लॉक का तत्व है, तो यह जो है डी ब्लॉक का तत्व है और इस तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं डी ब्लॉक को तत्व को। इस बात को भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि अम्ल वर्षा का pH मान होता है। ऑप्शन है 5.6, 5.6 से कम,
5.6 से अधिक 7। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, उसके लगभग में होता है लेकिन कम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.6 से कम। अगर यह कम ज़्यादा नहीं दिया हो, सिर्फ 5.6 दिया हो, तो इसका राइट आंसर 5.6 भी होगा, लेकिन यहाँ 6 से कम दिया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ 7 जो होता है उदासीन विलयन के लिए पीएच मान होता है। अगर आपसे पूछे कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि 7 होता है। अगर आपसे पूछे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक, यानी 7 से जितने भी अधिक पीएच मान होता है वह क्षारीय विलयन के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी तांबा होता है और जिंक होता है, उसका जो मिश्र धातु होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीतल, कांसा, स्टील, तांबा। तो तांबा का संकेत क्या होता है? Cu यानी कॉपर कहते हैं। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। तो इसका जो मिश्र धातु होता है Cu प्लस Zn का जो मिश्र धातु होता है उसे पीतल कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, पीतल कहते हैं, यानी तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पीतल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? आपको बताना है कि ये कौन सा एक धातु है जिसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं Mg, जिसे बोलते हैं क्या? मैग्नीशियम। अगर है Si यानी सिलिकॉन, और Al यानी एल्युमिनियम, और Na यानी क्या होता है? सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी Na। Na का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इस बात को याद रखेंगे, Na का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और सोडियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है, और इसे क्या कहते हैं? मृदा धातु भी कहते हैं इस ब्लॉक के तत्व को। और आपको इस बात को भी याद रखना है कि सोडियम जो है एक विद्युत धनात्मक तत्व है, इस बात को भी याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी तत्व को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो त्याग करने की वजह से ये क्या होगा? विद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि सिलिका क्या है? सिलिका क्या होता है? ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिका एक उपधातु होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी OH जो क्रियाशील मूलक होता है उसको क्या कहते हैं, पूछ रहा है। ऑप्शन है कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्कोहल कहते हैं। जिस क्रियाशील मूलक OH होता है जिसका, उसको कहते हैं एल्कोहल। अब आपको एक बात हम बता देना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछे कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपको याद रखना है CO होता है। और अगर पूछे एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, CHO होता है। CHO जो होता है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। एल्कोहल का तो OH होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो उसका क्रियाशील मूलक COOH होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH है, इस बात को तो ठीक है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या लिखते हैं, तो OL जो है लास्ट में लगाते हैं एल्केन में, एल्केनॉल लिखते हैं। और एल्डिहाइड के लिए AL लगाते हैं लास्ट में, और कीटोन के लिए अगले वीडियो के तहत हम सभी का क्रियाशील मूलक जो है जितने भी सारे लगाए जाते हैं, उपसर्ग और प्रेफिक्स सफिक्स जो है जितने लगाए जाते हैं, उन सबको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है बेंजीन का अणु सूत्र है।
ऑप्शन है CH4 C2H2 C6H6 C2H4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C6H6 जो है बेंजीन का अणु सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ दे कि बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है तो आपको बताना है इसका संरचना। अगर पूछे संरचना इस प्रकार से बनता है बेंजीन का, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे संरचना बेंजीन का बनता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगर इस तरह नहीं दिया तो इस तरह भी दे सकता है आपको, इस प्रकार से बेंजीन का संरचना याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ हम बता देना चाहेंगे CH4 मीथेन का सूत्र होता है, C2H2 जो है एसिटिलीन का सूत्र है, और C2H4 जो है एथीन का जो सूत्र होता है C2H4। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है। कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है। अब आपको बताना है कि किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगर हम बताना चाहें कि यह जो है P ब्लॉक का एक तत्व है, इस बात को याद रखेंगे। अब आपको बताना है कि P ब्लॉक में किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A 4A ग्रुप के अंतर्गत जो आता है, यानी चौथे जो है ग्रुप के अंतर्गत आता है कार्बन जो है आवर्त सारणी में। इस बात को याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि परमाणु के दूसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2n²। अगर दूसरा कोष पूछ रहा है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 जब इस सूत्र में रखेंगे तो कितना मान आएगा, इसका 8 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन दिया 2 8 18 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B यानी 8 होता है। दूसरे कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ जो है यह सूत्र क्या होता है 2n²। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे हैं दूसरे आवर्त में कितने तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 8 तत्व है। यानी अगर पूछे आपसे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है तो 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है। इस बात को याद रखेंगे। और 18वां जो वर्ग होता है वो अक्रिय गैस का होता है। और उसमें कौन कौन से अक्रिय गैस, हीलियम और सारे अक्रिय गैस, नियॉन जो होते हैं, रेडॉन होते हैं, जेनॉन होते हैं, सारे अक्रिय गैस जो होते हैं पाए जाते हैं 18वें वर्ग के में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। ऑप्शन है HCl, HNO3, H2SO4, KOH। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। और ये सभी अम्ल है, सभी तीनों अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D यानी KOH जो है एक अम्ल नहीं है, क्षार है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर होती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, स्टार्च से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A जल से बाहर होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। CO2 से नहीं यानी O2 जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं, यह बाहर होती है कहाँ से, जल से निकल करके बाहर होती है। अगर आपसे पूछे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो इस बात को याद रखेंगे कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगर भारी जल का सूत्र पूछे तो आपको याद रखना है D2O जो होता है भारी जल का सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है।
ऑप्शन है 100, 120, 120, 80, 80, 120, 120, 100। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120, 80 के बराबर होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है रंध्र का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन करना रंध्र का मुख्य कार्य होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। ऑप्शन है एड्स, मलेरिया, बेरी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह, हृदयघात, बेरी घेंघा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घेंघा रोग होता है आयोडीन के कमी से। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है हृदय के वेसवों का शिथिलन कहलाता है। ऑप्शन है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालवत संकुचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायस्टोल कहलाता है हृदय के वेसवों का शिथिलन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से CO2, H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कहाँ पर होती है। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा गृह भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। ऑप्शन है एड्रीनल, गुर्दा, पिट्यूटरी, थायराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है ग्रहणी भाग है। ऑप्शन है मुख्य गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है गोंद या रेजिन विशेष रूप से पौधे में कहाँ संचित होता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में होते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कह रहा है कि मानव जनन तंत्र किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ऑप्शन है 12, 18, 24, 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 आयु में क्या होता है मानव जनन तंत्र परिपक्व और क्रियाशील होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है आमाशय, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पित्त की थैली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन है मानव में डायलिसिस की थैली। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कह रहा है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ऑप्शन है पपीता, सरसों, उड़हुल, गुलमोहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रश्न अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपको देते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।